हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हमने सीटेट पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें आज हम करेंगे 2016 के पेपर 2 के साइंस के क्वेश्चन आंसर। सीडीपी के मॉक टेस्ट भी आपको करवाए जा रहे हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सौम्या अक्सर अपनी कक्षा 7 के विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर लेकर जाती है। इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? यानी सौम्या कोई क्लास टीचर है, वो अपने जो क्लास के बच्चे, कौन सी क्लास के, 7th क्लास के बच्चों को बाहर क्षेत्र भ्रमण पे, यानी जो पाठ्यक्रम वो करवा रही है उसमें अगर ऐसा पूछाया है कि उसको क्षेत्र भ्रमण पर लेके जाना, तो वो अपने क्लास के बच्चों को लेके जाती है। एक बच्चे इस चीज से क्या करेंगे? प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। अवलोकन का जो उनका कौशल है वो बढ़ेगा। बच्चों के एक दूसरे में अंतःक्रिया है, कौशल है, वो बढ़ेगा और बच्चे ठोस अनुभव कर पाएंगे क्योंकि उस चीज को वो देखेंगे। देखेंगे तो वो चीज उनको ज्यादा टाइम तक क्या होगी, एक तो समझ में आएगी और ज्यादा टाइम तक उस बच्चा उस चीज को याद रख पाएगा। ठीक है, तो ये सब उसमें इन कौशलों का विकास होगा क्षेत्र भ्रमण पर जाने से। तो वो टीचर है वो अच्छा ही करिए क्षेत्र भ्रमण पर ले जाकर। तो पहला क्या दिया हुआ है? यह विद्यार्थियों को ठोस अनुभव प्रदान करेगा, तो ये बात सही है। वह उन्हें इस पर प्रोजेक्ट और दत्त कार्य गठनात्मक आकलन के लिए दे सकते हैं। यानी वो टीचर लेके जा रही है बच्चों को क्षेत्र भ्रमण पर, उनसे रिलेटेड वो उनको कोई प्रोजेक्ट दे सकती है कि आप ये करके लाइए, या उनको कोई आकलन का मौका दे सकती है। ठीक है, तो ये बात भी सही है। यह विद्यार्थियों के प्रक्रमण कौशलों का विकास करेगा, यानी अलग अलग प्रकार के कौशल का इससे विकास होगा। अवलोकन कौशल का, अंतःक्रिया में सहयोग की भावना आएगी, प्रत्यक्ष अनुभव कर पाएंगे बच्चा, यानी उस चीज को देख कर समझेंगे बच्चे। ठीक है, तो ये बात भी सही है, यानी ए भी ठीक है, बी भी ठीक है और सी भी ठीक है। डी क्या दिया है? यह उसके शिक्षण समय को बचाएगा। तो शिक्षण समय बचेगा कहाँ इससे? तो ज्यादा खर्च होगा, तो ये वाला पॉइंट एक नेगेटिव है, तो ये इसमें गलत है। बाकी तीनों ठीक है। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें तीनों दिए हुए हैं, ए भी दिया हुआ, बी भी दिया और सी। तो ये दिया हुआ है 2 नंबर ऑप्शन में, तो 61 का 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 62 क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित आकलन युक्तियों में से कौन सी युक्ति विज्ञान कक्षा में विद्यार्थियों की प्रायोगिक कौशल को आंकलित करने के लिए सबसे अधिक उचित है? यानी नीचे दिए गई जो आकलन की युक्ति, यानी बच्चे का जो मूल्यांकन हम कर रहे हैं, जो आकलन कर रहे हैं, उनमें से कौन से सबसे अच्छे से बताएगी कि बच्चे की क्या प्रोग्रेस है, उसको कहाँ दिक्कत है, कि बच्चे को अगर आखिर दिक्कत है क्या, वो सब जानने के लिए कौन सी युक्ति सबसे उपयुक्त है वो हमें देखना है। पहला है कागज पेंसिल परीक्षा। इससे क्या होगा? बच्चे के सिर्फ एक पहलू का, यानी ज्ञानात्मक पक्ष का आकलन हम अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, प्रयोग अभिलेख, इससे करने के कौशल का विकास होगा। जांच सूची चेकलिस्ट, इससे क्या होगा? ग्रेडिंग वाला समझ में आएगा कि बच्चे को यहाँ पर दिक्कत है, वो सब इसमें नहीं पता चलेगा। इसमें सिर्फ ऐसा लगेगा कि बच्चे ने इतना सीखा है और इतना नहीं सीखा है। 4 है अवधारणा प्रति चित्रण। अवधारणा से संबंधित अगर बच्चा क्या करेगा, चित्र बनाएगा, और चित्र में उसके नाम वगैरह भी वो भी उसको करने पड़ेंगे, तो इससे पता चलेगा कि बच्चे को जो हमने समझाया था वो कितना समझ में आया। अगर वो अच्छे से कर देगा उस चीज को, तो जो टीचर ने पढ़ाया वो बच्चे ने सही से किया। तो ये वाला जो है हमारा अवधारणा प्रतिचित्रण जो युक्ति है, वो सबसे बेस्ट रहेगी जो दिए गए ऑप्शन है उनमें से। 62 का क्या आ जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 63 क्या दिया हुआ है? 63 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में। पानी के नल को खोलिए, इसे पतली धार के लिए समायोजित कीजिए। यानी नल खोलते हैं तो उसको ऐसे हमें रखना है कि जो पानी आ रहा है वो एक पतली ऐसे धार बन जाए उसमें से। किसी रिफिल को आवेशित कीजिए। क्या? किसी रिफिल को उसके नीचे हमें रखना है, जैसे ये ऊपर से पानी आ रहा है, नीचे रिफिल रखना है। इसे जल की धारा के निकट लाइए, उसके पास में लेके जाना है। परीक्षण कीजिए कि क्या होता है। इस गतिविधि की संक्षिप्त रिपोर्ट लिखनी है। इस गतिविधि के माध्यम से विद्यार्थियों में विकसित कौशल कौन कौन से होंगे वो आपको देखना है। तो क्या कर रहा है बच्चा? प्रयोग कर रहा है, देख रहा है कि क्या हो रहा है, और उसमें उसमें कुछ लगेगा उसको कि ये चीज होनी चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये पानी इसके अंदर क्यों नहीं जा रहा है, क्या दिक्कत, यानी कुछ वो सोचेगा, सृजन करेगा, क्रिएटिव
चिंतन है जो उसकी क्रिएटिविटी वाला सृजनात्मक चिंतन वो बढ़ेगा इस बात से। ऐसा करेगा अगर बच्चा तो प्रयोग कर रहा है, अवलोकन कर रहा है। अवलोकन क्या हो गया, वो चीज को देख ही तो रहा है कि पानी आ रहा है, वो उसके नीचे रिफिल जा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और सोचेगा कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, अगर ऐसा यहाँ पे अगर ये कर दिया जाए तो क्या होगा। तो क्या होगा, अवलोकन, प्रयोग करना और सृजनात्मक कौशल का विकास होगा ऐसे करने से। 63 का 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 64 क्या दिया हुआ है, 64 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में। विज्ञान की प्रकृति के संबंध में उस कथन की पहचान कीजिए जो ठीक न हो, यानी दिए गए ऑप्शन में से हमें देखना है कौन सा विज्ञान से संबंधित नहीं है। विज्ञान की पद्धति और अन्य क्षेत्रों से उसका सीमांकन दार्शनिक वाद विवाद का विषय रहा है। दूसरा है, विज्ञान के अधिकतर स्थापित और सार्वभौमिक नियमों को नए अवलोकनों, प्रयोगों और विश्लेषण के संदर्भ में हमेशा संशोधनीय अंतिम माना जाता है। तीन दिया हुआ है, विज्ञान में अनुमान और अटकल का भी स्थान होता है, लेकिन अंतः विज्ञान सिद्धांत को प्रासंगिक अवलोकनों अथवा प्रयोगों द्वारा अवश्य स्थापित कर स्वीकार किया जाता है। चार दिया है, विज्ञान को तटस्थ वस्तुनिष्ठ के रूप में देखा जाता है और विज्ञान के नियमों को स्थिर माना जाता है। यानी विज्ञान, आपको पता है विज्ञान में नियम होते हैं, प्रयोग होते हैं और उन प्रयोगों से उन नियम को सिद्ध किया जाता है। तो ये बात ठीक है, वैज्ञानिक सिद्धांत को पारस्परिक अवलोकनों अथवा प्रयोगों द्वारा अवश्य स्थापित कर दिया जाता है और वो जो नियम है वो निश्चित कर दिए जाते हैं। तो तीन भी ठीक है और चार भी, ये तो प्रकृति से संबंधित है। विज्ञान के अधिकतर स्थापित और सार्वभौमिक नियमों को, ये बात भी ठीक है, जो नियम होते हैं वो लगातार चलते आ रहे हैं। ठीक है, तो दो तीन और चार ठीक है, पर जो पहला क्या दिया हुआ है, विज्ञान की पद्धति और अन्य क्षेत्रों से उसका जो सीमांकन है कि अन्य क्षेत्रों से उसका क्या संबंध है, उसकी जो सीमा निर्धारित की गई है, उसमें हमेशा वाद विवाद का विषय बना रहता है। तो ये है विज्ञान की प्रकृति नहीं है। 64 में क्या आ जाएगा हमारा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी सब विज्ञान की प्रकृति है और हमें प्रकृति नहीं बतानी थी, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। 65 क्या दिया हुआ है, 65 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में। ऊर्जा संरक्षण विषय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति शिक्षक के लिए सबसे उचित है। यानी ऊर्जा संरक्षण की, ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप बदल सकती है। ऊर्जा को ना तो हम कम कर सकते हैं ना ज्यादा कर सकते हैं। ऊर्जा क्या होती है, संरक्षित रहती है, वो अपना रूप बदलती है। जैसे कहीं किसी में स्थितिज ऊर्जा है, थोड़ी देर बाद में अगर वो गतिमान हो जाएगा तो गतिज ऊर्जा में अपना रूप बदल लेगी। वो ऊर्जा वहीं पे थी और उसने अपना रूप बदल लिया। ऊर्जा खत्म नहीं हुई ना कम हुई है, तो क्या हुआ, उसने अपना रूप बदला है। क्या बदला है, रूप बदला है। तो ये जो ऊर्जा संरक्षण है, इसको पढ़ाने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए ताकि बच्चों को वो चीज अच्छे से समझ में आ जाए। पहला दिया, विद्यार्थियों को ऊर्जा संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहना। दूसरा है, ऊर्जा संरक्षण के लिए कम से कम 5 तरीके लिखना। तीसरा है, ऊर्जा संरक्षण प्रदर्शित करने के लिए नमूना या परियोजना बनाना। चार दिया हुआ है, विद्यार्थियों को अपने जीवन में विभिन्न तरीकों से ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये बात तो ठीक है, ऊर्जा संरक्षण करनी चाहिए। प्रदर्शित करने के लिए कोई परियोजना बनाना कि किस प्रकार से हमें ऊर्जा संरक्षित करनी चाहिए। दूसरा दिया, ऊर्जा संरक्षण के लिए कम से कम 5 तरीके। तो ये जो बी सी और डी दिए हैं, ये तीनों बातें ठीक है, इससे बच्चा उस चीज को अच्छे से करेगा क्योंकि वो खुद करेगा, इसमें खुद इन्वॉल्व है बच्चा। तो ये चीज उसको ज्यादा टाइम तक याद रहेगी, वो बच्चा उस चीज को समझेगा। तो बी सी और डी है इसमें। पर जो ए या नारे वगैरह लिखने से क्या, बच्चा किसी का देख लेगा लिख लेगा तो इससे कुछ नहीं समझ में आएगा उसमें। तो ये वाला जो है वो नहीं आएगा। बाकी बी सी और डी तीनों बातें ठीक है ऊर्जा संरक्षण पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो 65 में क्या आएगा हमारा, 65 में आ जाएगा ए को छोड़ के बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है और डी। फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 65 का। 66 क्या दिया हुआ है, 66 नंबर क्वेश्चन है। हमारे सौर परिवार में ऐसे दो ग्रह हैं
जिनका सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल हमारी पृथ्वी के परिक्रमण काल की तुलना में छोटा है, परंतु उनका घूर्णन काल पृथ्वी के घूर्णन काल से बड़ा है। उन ग्रहों के नाम बताने हमें, यानी आपको पता है हमारे सौर परिवार में 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं और वो अपने अक्ष पर भी घूर्णन करते हैं। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर आपको पता है कितने दिनों में लगाती है? 365 सही 1/4 दिन में। ठीक है, और अपने अक्ष पे 24 आवर्स में लगाती है। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनका परिक्रमण काल यानी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाने वाला है वो तो क्या है, कम है पृथ्वी से, और जो घूर्णन काल है वो क्या है, ज्यादा है पृथ्वी से। ऐसे ग्रह हैं बुध और शुक्र ग्रह। कौन से? बुध और शुक्र ग्रह। इनका जो होता है वो 88 दिन का रहता है, 88 डेज का रहता है। ठीक है, पृथ्वी का थ्री क्या है, 365 है इनका। बुध का तो 88 है और जो शुक्र है उसका 225 है। ठीक है, जो परिक्रमण काल यानी पृथ्वी से कम हो गया, और जो घूर्णन काल है वो इनका ज्यादा रहता है। तो क्या आ जाएगा, बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका परिक्रमण काल पृथ्वी से कम। 66 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 67 क्या दिया हुआ है, 67 नंबर क्वेश्चन है सल्फर। एस इसका क्या है, प्रतीक। एल्यूमिनियम Al और लोहा Fe। फेरम के जो गलनांक है यानी वो डिग्री सेल्सियस में कितने दिया, 113, 666, 1535 दिया, यानी जो सल्फर है उसका 113 दिया हुआ है, एल्यूमिनियम का 666 दिया हुआ है, जो लोहा है उसका 1535 दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में गलनांक बिंदु। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, जो चार ऑप्शन है उसमें से देखना है कौन सी बात सही है। जो Fe है, FeS तथा Al 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस है। क्यों? इसका जो गलनांक है वो तो कम हो गया, 139 200 से कम है। जो हमारा क्या है, सल्फर है, तो ये कैसे रहेगी ठोस? तापमान तो ज्यादा हो गया, 200 हो गया, तो ये बात तो गलत है। ठीक है, केवल एस जो सल्फर है वो 200 डिग्री तापमान पर ठोस है, तो नहीं, इससे पहले ये पिघल जाएगी क्योंकि इनका जो गलनांक पॉइंट है वो 113 है, ये बात भी गलत। केवल जो Fe दिया हुआ है वो 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस है, तो ठीक है Fe क्या है, 200 डिग्री सेल्सियस पर ठोस है, पर केवल नहीं है, इसके साथ एल्यूमिनियम भी आएगा। तो एल्यूमिनियम और जो Fe है यानी लोहा है वो 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस है, ये बात इसमें राइट रहेगी। तो 67 का क्या आ जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 68 क्या दिया हुआ है, 68 नंबर क्वेश्चन है एक विद्युत परिपथ इस प्रकार लगाया गया है कि बैटरी V का धनात्मक टर्मिनल बल्ब B1 से जुड़ा हुआ है, जो बल्ब B2 से जुड़े प्रतिरोध R से जुड़ा है। अंतः B2 बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, दोनों बल्ब दीप्तिमान है। अगर R का मान बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, R यानी प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। ठीक है, V वोल्ट बैटरी हो गई और B1 और B बल्ब है। तो यानी जो धारा होती है इसका जो क्या फॉर्मूला रहता है, V इक्वल टू आई आर होता है, V इक्वल टू आई आर होता है, यानी जो हमारा विभवांतर है वो समानुपाती होता है R के। ठीक है, I के, और R इसमें क्या होता है, प्रतिरोध रहता है। तो क्या आएगा, अगर हमने क्या किया है इसमें R का मान बढ़ाया है तो धारा के मान में क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। धारा तो जैसी आ रही थी यानी जैसे बल्ब दीप्तिमान थे वैसे ही रहेंगे, यानी B1 या B2 अपरिवर्तित रहेंगे। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 68 में। 69 क्या दिया हुआ है, 69 है दिए गए कथन को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। जो डॉक्टरी थर्मामीटर है यानी जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए थर्मामीटर यूज किया जाता है उसका प्रेशर जो होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस है। दूसरा दिया हुआ कथन, प्रयोगशाला तापमापी थर्मामीटर का जो परिसर है यानी उसकी जो लिमिट है वो कहाँ से दी हुई है, 100 डिग्री सेल्सियस नहीं 10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री 10 यानी 110 डिग्री सेल्सियस होती है।
तो जो डॉक्टरी थर्मामीटर है उसका तो ये परिसर ठीक है, इतना ही होता है। पर जो प्रयोगशाला थर्मामीटर है उसकी जो लिमिट है वो इससे कम ज्यादा हो सकती है, क्योंकि प्रयोगशाला में आपको पता है अलग अलग प्रकार के मेटल धातु वो होते हैं, तो उनके तापमान अलग अलग होते हैं। तो ये इतनी अगर लिमिट होगी तो इससे ज्यादा है इससे कम है उसका कैसे मापेंगे? तो ये वाली बात क्या है इसमें गलत है। ए सही है और बी गलत है। तो कौन सा आएगा? 69 में आ जाएगा ए सही है किंतु बी गलत है, यानी 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 69। 70 क्या दिया? भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होगा? तो ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन पूरी। 71 क्या दिया गया है? हवा उष्मा के स्रोत, हवा उष्मा के स्रोत के समीप गर्म हो जाती है, यानी हवा है जो किसी हीटर उसके स्रोत के पास में जाती है, सोर्स के पास में जाती है, तो वो गर्म हो जाती है और गर्म होके हवा फैलेगी, फैल के ऊपर उड़ जाएगी। तो इस ये जो क्रिया होगी उसको संवहन बोलते हैं। यानी हवा का पहले एक जो पार्टिकल है वो गर्म होगा, वो धीरे धीरे दूसरे के टच में आएगा, उसको अपनी उष्मा देगा, तीसरे को देगा। यानी ऐसे ऐसे वो एक दूसरे को क्या कर रही है? बांट रही है। तो सहवन कहलाती है ये वाली जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? सहवन कहलाती है। ता ऊपर उड़ जाती है। हवा पार्श्वों से आकर उसका स्थान ले लेती है, इसी प्रकार हवा तेल हीटरों से भी गर्म होती है। यह कौन सी प्रक्रिया है? यानी हवा का ये वाला पार्टिकल गर्म हुआ तो ये ऊपर चला गया, इसकी जगह दूसरा आ गया, ये वाला ऊपर चला गया, इसकी जगह दूसरा आ गया। तो ऐसे ऐसे करके क्या हो रही है? वो गर्म हो रही है। ये जो क्रिया है वो सहवन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सहवन कहलाएगी। तो 3 नंबर का जो ऑप्शन है इसमें राइट हो जाएगा। 72 क्या दिया हुआ है? एक पुस्तक मेज के तल पर विश्राम की स्थिति में पड़ी है, यानी मेज पे ऐसे कोई बुक रखी हुई है, टच में है, तल पे पड़ी है, विराम है यानी गतिमान नहीं है, विराम अवस्था में है। इस पर लगे रहे बल या बलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? इस पे बल तो आपको पता है, एक तो गुरुत्वाकर्षण ही लग रहा है, ठीक है, एक इस जो पुस्तक का भार है वो लगा रहा है, एक ये मेज लगा रही है। बल तो इस पे कई लग रहे हैं पर उन बलों ने एक दूसरे को संतुलित कर रखा है, तो तभी ये वस्तु क्या है? विराम अवस्था में है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस पर केवल घर्षण बल लग रहा है, नहीं। इस पर कोई बल नहीं लग रहा, तो ये भी नहीं। इस पर संतुलित बलों का एक जोड़ा काम कर रहा है, हाँ ये सही है। बलों ने संतुलित कर रखा है कि इसने इसको लगाया, इसने इसको लगाया, तो वो दूसरे एक दूसरे को संतुलित कर रखा है। तो 72 में आ जाएगा 3 नंबर ऑप्शन राइट। 73 क्या दिया हुआ है? 73 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। भारी अनाजों से भूसा वो साई द्वारा अलग किया जाता है, यानी भारी अनाज है उनको हम हिला हिला के करते हैं, जो भारी अनाज है वो पीछे रह जाएगा, जो हल्का यानी भूसा है उसमें से वो आगे चला जाएगा और उसको हम अलग कर देते हैं। विभिन्न आकार के कणों के मिश्रण को चालन व निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है, यानी हिलाने वाला पार्ट, हिलाने से जो भारी होगा वो नीचे बैठ जाएगा, हल्का होगा वो आगे चला जाएगा। और क्या रहता है? जो बड़े कण होते हैं उनको ऊपर रखा, छानेंगे हम उसको तो बड़ा कण ऊपर रह जाएगा, छोटे नीचे निकल जाएंगे। इस प्रकार से भी इनको अलग कर सकते हैं। इन दोनों को देख के हमें देखना है कौन सी बात इसमें सही है। तो 73 में क्या आ जाएगा? ए था बी दोनों सत्य हैं, ये बातें दोनों सही है। 73 में फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 74 क्या दिया हुआ है? स्थिर अवस्था में द्रव, स्थिर अवस्था में द्रव यानी इसमें कोई द्रव भरा हुआ है, स्थिर अवस्था है, ठीक है। उस पे क्या होगा? उस पे किसी बिंदु पे जो फोर्स लगेगा वो सभी दिशाओं में समान है, और जो गहराई पे ऐसे नीचे की तरफ जाएंगे यानी गहराई पे क्या होगा? बल समानुपाती होगा, दबाव होता है। जैसे जैसे नीचे जाएगा गहराई यानी जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएगा गहराई बढ़ेगी, वैसे वैसे जो बल का है दबाव है वो उसका मान बढ़ेगा, यानी जो क्या हो जाएगा? डेप्थ के समानुपाती होता है दबाव, ठीक है। और सभी दिशाओं में लगेगा, ऐसा नहीं है सिर्फ ऊपर की ओर लगेगा, सभी दिशाओं में समान लगेगा, सभी दिशाओं में समान लगेगा। सभी दिशाओं में दबाव डालता है, केवल लंब दिशाओं में दबाव डालता है, केवल नीचे की दिशा में दबाव डालता है, केवल पार्श्व की ओर दबाव डालता है, तो सभी दिशाओं में आएगा। 74 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। 75 क्या दिया हुआ है? 75 है
एक समतल दर्पण प्रतिबिंब बनने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सत्य है वो हमें बताना है। तो समतल दर्पण, इसमें जहां पे बिंब रखा जाता है उतनी ही दूरी पे प्रतिबिंब बनता है, ये बात होती है। एक क्या रहता है, जो प्रतिबिंब होता है वो पार्श्व होता है, यानी इसका जो दायां भाग है वो बायां दिखेगा, बायां है वो दायां दिखेगा। और इनकी जो क्या रहते हैं, जैसे जितने का ये बिंब है उतने ही आकार का प्रतिबिंब बनेगा, समान होते हैं, यानी जितना बिंब है उतना ही प्रतिबिंब बनेगा। और क्या होता है, ये वास्तविक होता है। ठीक है, क्या होता है, वास्तविक रहेगा। पहला, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है, तो बड़ा नहीं होता, समान रहता है, ये वाली बात तो गलत। प्रतिबिंब वस्तु की दूरी के समान दूरी पर बनता है, हाँ ये बात सही है। प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिलोमित होता है, ये बात भी ठीक है। प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी होता है। तो कौन सा आपको लग रहा है जो इसमें सही होना चाहिए? प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी भी होगा, पार्श्व भी होगा और समान दूरी पर बनेगा। तो क्या हो जाएगा इसमें, जो 3 नंबर है कि बी सी डी, वो इसमें राइट रहेगा 75 में। 76 क्या दिया, निम्नलिखित सभी एक कोशिकीय सिवाय, यानी इसमें 4 जो कोशिका दी है वो 3 तो इसमें से एक कोशिकीय, पर एक इसमें बहुकोशिकीय दी है, वो हमें देखना है। पहला दिया मुर्गी का अंडा, दूसरा दिया है युग्मज या युग्मनज, तीसरा दिया हुआ है भ्रूण, और 4 पे दिया है पैरामीशियम। तो कौन सा आपको लग रहा है जो बहुकोशिकीय है इसमें? तो जो देखिए भ्रूण, भ्रूण क्या होते हैं, जिसमें अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिल गए और अंगों और ऊतकों में जो कोशिकाएं बढ़ने लग जाती है तब उसको क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। यानी ये बहुकोशिकीय बन गया, 2 कोशिकाओं से मिलकर बन गया। अगर इसमें ऐसे होता अंडाणु या शुक्राणु या युग्मक दिया होता तब वो एक कोशिकीय रहता। ठीक है, यानी ये जो भ्रूण दिया ये बहुकोशिकीय, बाकी जो मुर्गी का अंडा है, युग्मज है, पैरामीशियम है, वो क्या है, हमारे एक कोशिकीय रहते हैं। ठीक है, तो भ्रूण है इसमें, जो एम्ब्रो दिया हुआ है वो क्या है, बहुकोशिकीय है। तो क्या आ जाएगा 76 में 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। 77 क्या दिया हुआ है, 77 नंबर क्वेश्चन है, दैनिक जीवन के निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए तथा उचित विकल्प का चयन कीजिए। पहला दिया, जब भोजन खराब होता है तो वह दुर्गंध उत्पन्न करता है, तो ये बात ठीक है, क्योंकि वो उस पे फफूंदी वगैरह लगी, उसने उसको सड़ा दिया, अपघटित कर दिया, उसको दोबारा भोजन नहीं बना सकते। तो क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है, क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, उसके गुण चेंज हो गए, पहले वो खाना था बाद में उस अपघटित हो गया, तो वो खाना नहीं रहा, यानी उसके जो गुणधर्म है वो चेंज हो गए। ठीक है, तो ये बात ठीक है। सेब के एक टुकड़े को जब कुछ क्षण के लिए बाहर रखा जाता है तो भूरा हो जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है। तो जो एप्पल है वो उससे क्रिया कर लेते हैं तो वो भूरा हो जाता है, ये बात भी ठीक है, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। चींटी के काटने से उत्पन्न जलन को शांत करने के लिए कैलामाइन का प्रयोग किया जाता है, तो ये बात भी ठीक है, क्योंकि चींटी के डंक में क्या होता है, एक अम्ल रहता है, जैसे ही वो हमारी बॉडी में जाएगा जलन पैदा करेगा, उसको शांत करने के लिए क्षार का या कैलामाइन का हम उपयोग करेंगे। तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। ए बी सी क्या है, रासायनिक परिवर्तन, यानी सभी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, ये बात इसमें सही हो जाएगी। पहला ऑप्शन इसमें राइट रहेगा कि सभी रासायनिक परिवर्तन है, 77 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। 78 क्या दिया हुआ है, 78 नंबर क्वेश्चन है, कोई छात्र मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करता है और बची हुई राख को आसुत जल में घोलकर विलयन बनाता है। इस विलयन की एक बूंद क्रमशः पहले वह नीले लिटमस और फिर लाल लिटमस पर डालने पर वह यह परीक्षण करेगा। मैग्नीशियम रिबन है, यानी Mg, क्या हो गया, मैग्नीशियम Mg हो गया, और जला रहा है यानी ऑक्सीजन के संपर्क में है तो वो क्या बना लेगा, MgOH की टॉयन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क्या एक क्षार होता है। ठीक है, ये बना लेगा, तो ये बनाएगा, ये क्या करेगा, जो हमारा क्या है लाल लिटमस है उसको क्या कर देगा, नीला कर देगा। क्षार क्या करता है, लाल लिटमस को नीला करता है, जो नीला है वो नीला ही रहेगा, क्योंकि अम्ल होता तो नीले को लाल कर देता, पर ये क्षार है तो ये क्या करेगा, लाल को नीला कर देगा, पर जो नीला था वो नीला ही रहेगा, ये देखेगा वो बच्चा, नीला लिटमस नीला ही रहेगा, जबकि लाल लिटमस नीला हो जाएगा। ये बच्चा उस चीज से सीखेगा, प्रेक्षित जो परीक्षण किया उसमें उसने क्या निष्कर्ष निकाला कि जो नीला लिटमस था वो नीला ही रहा, पर जो लाल वाला था वो नीला हो गया, क्योंकि ये क्षार बन गया ये, तो ये उसने परीक्षण किया।
78 का आ जाएगा 2 नंबर ऑप्शन राइट। 79 क्या दिया हुआ है? 79 है तांबा जस्ता को उसके नमक के घोल से अलग नहीं कर सकता, कारण दीजिए। कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित कारण दिए गए। पहला है तांबा जस्ते से अधिक अभिक्रियाशील है, दूसरा तांबा जस्ते से कम अभिक्रियाशील है, तीसरा है जस्ता उत्कर्ष धातुओं में से एक है, चार है अभिक्रिया श्रृंखला में जस्ता तांबे के नीचे होता है। तो जस्ता तांबा के क्या होता है? नीचे होता है। ये कारण दिए हैं बच्चों ने। तो आपको क्या लग रहा है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होना चाहिए? तो इसमें आएगा सिर्फ एक ही ऑप्शन ठीक, कि जो तांबा है वो जस्ते से कम अभिक्रियाशील है, तभी तो जस्ता जो है वो तांबा को क्या कर देगा? विक्षेपित कर देगा, उसका स्थान खुद ले लेगा। ठीक है, क्या आएगा? तांबा जस्ते से कम अभिक्रियाशील है, क्योंकि तांबा जो आवर्त सारणी उसमें पहले आ जाता है और जस्ता उसके बाद में आएगा। ठीक है, जिंक है Zn वो बाद में आएगा, और जो तांबा है कॉपर Cu वो पहले आ जाएगा। तो तांबा जस्ते से कम अभिक्रियाशील यानी बी, तो केवल बी दिया हुआ है फर्स्ट नंबर ऑप्शन में, तो ये इसमें राइट रहेगा 79 में। 80 क्या दिया हुआ है? 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोग का समूह देखना है हमें। नीचे कुछ रोग बताए गए हैं, उनमें से हमें देखना है कि कौन से ऐसे रोग हैं जो सब बैक्टीरिया जीवाणुओं द्वारा होते हैं। पहला दिया हुआ है तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस, जिसे टीबी बोलते हैं, न्यूमोनिया और म्यादी बुखार यानी टाइफाइड। दूसरे में दिया हुआ है छोटी माता एनफ्लूजा और पोलियो। तीसरा है मलेरिया, पोलियो और म्यादी बुखार टाइप। छोटी माता स्थानिक शोध यानी मेनिनजाइटिस और तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस। इसमें जो पोलियो, छोटी माता, ये क्या रहते हैं? वायरस द्वारा। मलेरिया आपको पता है प्रोटोजोआ द्वारा होता है, पर म्यादी बुखार, निमोनिया और जो तपेदिक टीबी है वो जीवाणुओं द्वारा होते हैं। क्या होते हैं? जीवाणुओं, बैक्टीरिया द्वारा होते हैं। तो पहला ही क्या दिया हुआ है समूह, वो सब बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग है कि तपेदिक, टीबी, न्यूमोनिया और म्यादी बुखार यानी टाइफाइड। ये इसमें राइट हो जाएगा 80 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन। 82 क्या दिया हुआ है? नीचे दिए गए स्तंभ ए और स्तंभ बी पर विचार कीजिए, जिनमें स्तंभ ए में सूक्ष्म जीव दिए गए हैं और बी में उन भाग को देखना है कि ये किस प्रकार का शैवाल है, कवक है, जीवाणु है, क्या है वो हमें बताना है। पहले दिया हुआ है स्तंभ ए में एस्परजिल्स। तो एस्पर जो जिल्स है वो क्या रहता है हमारा? एस्परजिल्स रहता है कवक। क्या होता है? यानी 3 से मिलेगा। लैक्टोबैसिलस आपको पता है जीवाणु है जो दूध को दही में परिवर्तित करने, 2 का 2 आ जाएगा। क्या आएगा? 2 का 2 आ जाएगा। अब दिया हुआ जो पैरामीशियम है, जो पैरामीशियम है वो क्या होता है? एक प्रोटोजोआ होता है। पैरामीशियम क्या होता है? प्रोटोजोआ होता है। पर जो स्पाइरोगोरा है वो क्या होता है? एक शैवाल होता है, यानी 1 से मिलेगा। तो ऐसा देखिए कि एस्परजिल्स का हो गया, यानी 3 से मिला है। तो एक में ए में 3 2 बार दिया हुआ है, पहले में और तीसरे ऑप्शन। अब देखते हैं लैक्टोबैसिलस जीवाणु, ये भी दिया हुआ है, सेम हो गया 1 और 3 में। पैरामीशियम क्या किया हमने? प्रोटोजोआ किया है, यानी 4 से मिलाया, तो ये भी ठीक है। यहाँ तक दोनों सेम है। पर जो लास्ट का देखिए, इसमें 5 दे दिया और इसमें 1 दे दिया, यानी जो स्पाइरागोरा वो शैवाल होना चाहिए, यानी 1 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 81 का। 82 क्या दिया? निम्नलिखित में से कौन से कथन मानव परिसंचरण तंत्र में सिराओं के विषय में सत्य है? सिराओं के लिए, सिराओं जिसमें अशुद्ध रक्त होता है, यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी जो क्या होता है शरीर के अन्य भागों से हृदय की तरफ जो रक्त आता है वो सिराओं पे होता है। पर जो एक जो सिरा होती है हमारी, वो क्या होती है? शुद्ध रक्त भी रखती है। तो सभी सिराएं कार्बन डाइऑक्साइड बहुत रक्त को वहन करती है, तो सभी सिराएं नहीं आएगा। सिराओं की दीवारें पतली होती है, सिराएं रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती है, तो ये बात भी ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसमें सही नहीं है, बाकी क्या है? सब इसमें राइट है, यानी बी और सी ठीक है और ए इसमें गलत है, यानी 3 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा 82 का। 83 क्या दिया हुआ है? 83 नंबर क्वेश्चन है, सेलुलोज बहुल खाद्य पदार्थ वृक्षांश मानव के संतुलित आहार के आवश्यक अवयव माने जाते हैं। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सेलुलोज के बारे में सही है? ठीक है, सेलुलोज आसानी से छोटे छोटे अवयव में टूट जाता है जो रुकसांस के रूप में निष्कासित हो जाते हैं। मानव में उपस्थित सेलुलोज पाचक जीवाणु सेलुलोज को रेशों में परिवर्तित करते हैं। मानव में सेलुलोज नहीं पाचित होता, ये वाली बात तो गलत है। मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते, ये बात सही है। और हमें क्या बताना है? सही ही बताना है। 83 में 3 नंबर का ऑप्शन राइट रहेगा। 84 क्या दिया? सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का जोड़ एक उदाहरण है। किस प्रकार का होता है वो जोड़? तो जो हमारी क्या रहती है, हिंज जो जॉइंट होता है वो क्या रहता है, एक दिशा में मुड़ता है। कौन सी दिशा में? एक तरफ, जैसे हमारी कोहनी का। ठीक है, वो हिंज जॉइंट है क्योंकि हम उसको ऊपर ही मोड़ते हैं, नीचे नहीं मोड़ सकते उसको। ठीक है, जैसे नी वाला रहता है वो हिंज जॉइंट है हमारा। एक क्या दिया हुआ इसमें? कंदुक दिया हुआ है। तो कंदुक क्या होता है? वो किसी भी दिशा में हम उसको मोड़ सकते हैं। कंदुक जो जॉइंट होता है उसको किसी भी दिशा में मोड़ा जाता है। फिक्स्ड जॉइंट हो गया जो किसी भी दिशा में नहीं मोड़ेगा, तो यही आ जाएगा, सिर और जो जबड़े का वो फिक्स जॉइंट होता है। 84 का 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 85 क्या दिया हुआ है? 85 नंबर क्वेश्चन है, धरती में यानी सही कथन को पहचानना है। धरती में भंडारित ताजा जल विश्व की नदियों और झीलों में जल से कम है, यानी भंडारित जल क्या है? ज्यादा है। और जो विश्व की नदियों और झीलों में विद्यमान जल से क्या है? कम है। तो कम नहीं है, भंडारित जल तो बहुत ज्यादा है। जो नदियों और झीलों में जो जल है वो कम है, यानी पीने योग्य पानी कम है, बाकी पानी ज्यादा है पृथ्वी पर, पीने योग्य पानी कम है। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें गलत है ये बात। तो जल की कमी ऐसी समस्या जिसका सामना केवल ग्रामीण करते हैं, नहीं, समस्या का तो सभी करते हैं, शहरी भी करते हैं, ग्रामीण भी करते हैं। तो ये वाली बात भी इसमें गलत है। खेतों में सिंचाई के लिए नदियों का जल ही एकमात्र स्रोत है, नहीं, सिंचाई कुओं द्वारा भी की जाती है, फुहारा वगैरह से, यानी सिंचाई के कई प्रकार के स्रोत होते हैं। तो केवल क्या है? नदियां ही उसका वर्षा द्वारा भी होती है। तो ये वाली बात भी गलत है, यानी ए भी गलत है, बी भी गलत है और सी भी। हमें देखना है सही। जल का मूलभूत जो स्रोत है वो वर्षा है, ये बात सही है। यानी सबसे ज्यादा जो जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? वर्षा से ही होता है। तो मूलभूत स्रोत क्या है जल का? वर्षा है। तो केवल डी इसमें राइट हो, यानी फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट रहेगा 85 का। 86 क्या दिया हुआ है? 86 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए, यानी विज्ञान में आकलन करते हैं तब हमें किस पर बल देना चाहिए वो आपको देखना है। अवधारणा और प्रक्रियाओं की समझ पर, संक्षिप्त परिभाषाओं और सही उत्तर पर, यानी छोटी से छोटी परिभाषा बच्चों को रटानी है, तो इस पे तो नहीं देना है। प्रयोग करते हुए सही परिणामों की प्राप्ति करना, सिर्फ प्रयोग नहीं करना, हमें बच्चे को क्या करना है? उस चीज को समझाना भी है, व्याख्यान भी देना है, हर प्रकार का काम हमें करना है। तो ये भी नहीं। साफ और स्पष्ट आरेख, सिर्फ आरेख नहीं बनाना है, तो ये वाली बात भी नहीं। 2 3 4 तो नहीं आएंगे, पहला ही इसमें है, ये अवधारणाएं भी समझानी है और बच्चों से करवानी भी है। इसका अगर हम करेंगे इस प्रकार से आंकलन तो वो सही रहेगा। 86 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। 87 क्या दिया? निम्नलिखित में से मुक्त अंत वाले या पर्सन को पहचानना है। अगर हमारे शरीर में मांसपेशियां ना हो तो हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? दूसरा है, गुलाब के पौधे, आम के पेड़ और तुलसी के तने में क्या अंतर है? 3 है, सांप और घोंघे की गति शैली में बहुत अंतर होता है, ऐसा क्यों? 4 है, विभिन्न जड़ों का अवलोकन कीजिए और उनकी विशेषताएं लिखिए। तो मुक्त अंत वाला प्रश्न बताना है इनमें से कौन कौन सा है। तो क्या रहेगा 87 में? जो पहला कि अगर मांसपेशियां न हो तो क्या होगा, यानी एक संभावना होगी और संभावना का कोई अंत नहीं होता। तो क्या हो जाएगा? ये वाला है इसमें राइट रहेगा, बाकी सबके जो आंसर है वो लिमिट में रहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर की यानी केवल डी, 3 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट रहेगा 87। 88 क्या दिया हुआ है? 88 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 8 की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में दिए गए निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए, यानी कक्षा 8 की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें ये बात लिखी गई है, उसको देखना है। नायलॉन रेशम जैसा दिखता है या परबल और लचीला होता है? नायलॉन एक कृत्रिम रेशा है, किस, ठीक है, और परबल और लचीला होता है।
जब 1939 में नायलॉन सामने आया तो इसके मोह गुणों ने जनता में सनसनी अथवा नायलॉन उन्माद उत्पन्न कर दिया, यानी लोग इसकी तरफ बहुत आकर्षित हुए। इससे बना सामान था उसके लिए भीड़ मच गई। इस नए रेशे से बने महिलाओं के मोजे की भारी मांग थी, परंतु दुर्भाग्य से द्वितीय विश्व युद्ध भी उसी टाइम हुआ, 39 से 45 के चलते समय नायलॉन उत्पादन का अधिकांश भाग पैरासूट बनाने हेतु काम में लिया जाने लगा। युद्ध के बाद जब मोजों का उत्पादन पुनः प्रारंभ हुआ तो मांग के अनुसार पूर्ति नहीं हो सकी। इस उत्पाद के लिए भारी कालाबाजारी हुई, यानी जो इसकी जो करवाता था कि आपको ये सामान मिल जाएगा, तो वो कालाबाजारी यानी बहुत सारे मांग पैसे लिए जाने लगे उस चीज के। एक जोड़ा मोजे के लिए महिलाओं को कई घंटे लाइन में लगना पड़ता था। कई बार नायलॉन उपद्रव भी हो जाते हैं। ये सब इसमें लिखा हुआ है एनसीईआरटी 8th क्लास की। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है आपको वो हमें बताना है। विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में उपर्युक्त को शामिल करने की क्या सार्थकता है? इससे हमें एक तो हमारे जो प्राचीन में क्या हुआ उस चीज का पता चला, यानी जो हमारी ऐतिहासिक घटना है उसके बारे में हमें पता चला, और नायलॉन के बारे में पता चला, और जो चीज है इससे क्या रोचक बन गया, हमारा इंटरेस्ट पैदा हुआ उस चीज को जानने के लिए। ठीक है, तो ये सब इसमें शामिल करने का ये उद्देश्य है। विज्ञान में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का विकास एवं विचारों का विकास करना। तो ठीक है ये बात। यह समझ विकसित करना कि नए आविष्कार नई मांगों को उत्पन्न करते हैं, तो ये कुछ नहीं है। विज्ञान की समग्र समझ का विकास करना, ऐसे घटना वृत्तांतों को शामिल करने से विज्ञान की जो पाठ्यपुस्तक है वो आसान और सरल बन जाती है। तो ये भी ठीक रहेगा, यानी ए भी ठीक है और डी भी ठीक है। बी और सी इसमें नहीं आएंगे, तो क्या आ जाएगा 88 का आ जाएगा हमारा ए और डी, यानी 4 नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। 89 क्या दिया हुआ है? 89 नंबर क्वेश्चन है, कभी कभी शिक्षार्थियों को विज्ञान संबंधी अवधारणाओं से जुड़ी वैकल्पिक अवधारणाएं होती है, यानी कभी कभी बच्चे हम किसी कोई अवधारणा समझा रहे हैं बच्चों को, तो उनसे जुड़ी हुई मतलब वो ऐसे ही कल्पना कर लेते हैं, यानी और उस चीज को सत्य मान लग जाए। तो टीचर होने के नाते आपको क्या करना चाहिए वो हमें बताना है। वैकल्पिक अवधारणा की बच्चा जो सोच रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो सोच रहा है, हो सकता है वो तो तो वैकल्पिक कहा गया, न कि गलत अवधारणा का, ताकि बच्चे को उस चीज से दुख ना पहुंचे, इसलिए उसको क्या गया वैकल्पिक अवधारणा कहा गया है। तो एक टीचर होने के नाते आपको क्या करना चाहिए वो हमें बताना है। अवैज्ञानिक विचारों के लिए शिक्षार्थियों को डांटे, डांटना डांटेगा तो क्या बच्चे में भय पैदा होगा, उसके जो विचार है वो व्यक्त करना भूल जाएगा। बोलेगा कि अगर उसके मन में सही आ रहा तो भी नहीं बताएगा कि टीचर तो गलत ही बताएगा उस चीज को, तो ये वाली बात तो नहीं है। शिक्षार्थी को बताएं कि उन्हें विचार गलत है और उन्हें सही विचार पढ़ाएं, उनके विचारों की उपेक्षा करें। 4 है विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपने विचारों पर पुनः विचार करने के शिक्षार्थी की मदद करें। हाँ, हम अगर ऐसा करें कि उनके सामने ऐसे एग्जाम्पल रखे जिससे बच्चा उस चीज को देखे समझे और सोचे कि हाँ मैंने जो सोचा था वो गलत था, टीचर जो बता रहे हैं वो ठीक है, तो क्या होगा उसमें अध्यापक ने मदद की और किया तो बच्चे ने खुद ही है, तो ये वाली बात इसमें ठीक रहेगी, बाकी सब नेगेटिव पॉइंट है। एक 4 नंबर का जो है इसमें बच्चा खुद से कर भी रहा है और उस चीज को स्पष्ट भी कर रहा है, यानी जो गलत उसने सोचा था उसको सही भी कर रहा है। 89 में 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 90 नंबर क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इससे अच्छी विज्ञान कक्षा की ओर संकेत करता है, यानी कौन सी जो कक्षा है जिसमें विज्ञान पढ़ाया जा रहा है वो सबसे बेहतर है वो हमें बताना है। शिक्षार्थी स्वयं अपने प्रयोग करते हैं और अपने अवलोकन को दर्ज करते हैं। ठीक है, शिक्षार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशन प्रदर्शन को अवलोकित करते हैं और चरण लिखते हैं, यानी जो शिक्षक कर रहे हैं उसको देख रहे हैं और लिख रहे हैं, नहीं अगर बच्चा खुद से करेगा फिर लिखेगा वो बात ठीक है, तो ये नहीं आएगा इसमें। शिक्षार्थी अधिक से अधिक प्रश्न पूछे के लिए स्वतंत्र हो, यानी उनके मन में ऐसा ना हो कि अगर हम पूछेंगे तो टीचर क्या बोलेगा, उनको उस चीज की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, चाहे वो बच्चे गलत ही प्रश्न पूछे पर पूछ तो रहे कुछ ना कुछ, तो ये बात भी ठीक है, यानी ए भी ठीक है और सी भी ठीक है, बी गलत है अभी तक। डी क्या है, शिक्षक शिक्षण के लिए पाठ्य पुस्तक के साथ साथ विविध संसाधनों का प्रयोग करे, इससे जो शिक्षण है वो रोचक बनेगा, बच्चे का उस चीज में इंटरेस्ट पैदा होगा और बच्चा जानने के लिए उसकी जो जिज्ञासा है वो बढ़ जाएगी, यानी ए भी ठीक है, सी भी ठीक है और डी भी ठीक है, बी सिर्फ इसमें गलत आएगा, तो क्या आ जाएगा ए सी डी, यानी फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा 90 नंबर क्वेश्चन का। और इसके साथ ही हमने कर लिया साइंस के 30 क्वेश्चन आंसर डिस्कस। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।